बच्चों फिजिक्स के लिए बिहार बोर्ड 2025 के लिए ये जो लास्ट डे रिवीजन का जो हम सीरीज देख रहे थे उसमें हमारा अगला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। तो बच्चों सबसे पहले बात करें अगर हम लाइट की, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी फील द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। और जब भी कोई लाइट वेव ट्रेवल करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट, तो बच्चों अगर मीडियम चेंज ना हो, यानी किसी भी स्पेसिफिक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे अगर ये बल्ब जल रहा है, इसमें से लाइट निकल के ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जितने सारे पाथ्स हैं हम इनको रे बोलेंगे। रे अगर एक से ज़्यादा है यानी बंडल ऑफ रेज हैं तो उसको हम लोग बीम बोलेंगे। बीम तीन तरीके का, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम एंड कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम का मतलब ऐसा फैलेगा, पैरेलल तो पैरेलल रहेगा, और कन्वर्जिंग का मतलब वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट पे होता है, जैसे सन रेज है ना, सूरज जो है हमसे बहुत दूर है, तो उससे आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, याद रखिएगा। उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जब भी कोई लाइट रे किसी दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस से टकराता है तो दो घटनाएं होती हैं। उस लाइट का कुछ हिस्सा वापस लौट जाता है और कुछ हिस्सा थोड़ा सा मुड़ के अंदर चला जाता है। ये जो हिस्सा ये जो टकराने आया था इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जहाँ कहीं भी इंसिडेंस होता है वहाँ पे हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, जो रे वापस लौट गया उसको रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे अंदर चला गया उसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। ठीक है, सही है। हाँ, ऑब्जेक्ट, तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज को बोला जाता है इमेज। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ इमेज बनता है। अब अगर रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ जो कुछ भी बनेगा वो रियल होगा। लेकिन रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो वहाँ जो कुछ भी बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें कि हम एक प्लेन मिरर ले लें, ऐसा एक प्लेन मिरर ले लें, उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें से जो रे निकल के जाएगा वो टकरा के इधर की तरफ जाएगा और ये टकरा के इधर की तरफ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप देखिए कि इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, तो ये दोनों रेज इंसिडेंट रेज है, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है, तो यही ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इमेज कहाँ है, तो ये जानने के लिए आप देखिए कि रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, तो ये और ये रेज रिफ्लेक्टेड रेज है। अरे ये तो आई थी, टकरा के यही जा रही हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इधर तो होगा नहीं, तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इन रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको वर्चुअल इमेज देगा। ठीक है, मतलब इमेज देगा, और चूंकि यहाँ रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है इसीलिए हम इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे, लेकिन यहाँ रेज एक्चुअल में प्रेजेंट है इसीलिए हम इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कि रे इधर से आया, ऐसे आया, तो टकरा के इधर जाएगा, यानी ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट देगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इमेज देगा। अब चूंकि यहाँ रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल होगा, और ये रेज सही में प्रेजेंट है, यानी ये जो इमेज है वो रियल होगा। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल और वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लेंस है, सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो रेज निकल के गई और ये उसको कन्वर्ज करके यहाँ इसने मिला दिया, तो चूंकि ये दोनों इंसिडेंट रेज है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आपको ऑब्जेक्ट देगा। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हुआ है ना बच्चों, दो बार चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इमेज देगा। अब चूंकि रेज यहाँ भी एक्चुअल में प्रेजेंट है तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, रेज यहाँ भी एक्चुअली प्रेजेंट है तो ये एक रियल इमेज होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से होता हुआ दूसरे, मतलब एक मीडियम से आ रहा है और किसी दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस से टकरा रहा है और वापस अपने मीडियम में लौट जा रहा है, तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती हैं
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एक बात और, चूंकि लाइट एक वेव है तो वेव के पास तीन चीज़ें होती है, एक होती है उसकी स्पीड, एक होता है उसका वेवलेंथ, और एक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। जब भी रिफ्लेक्शन होता है यानी रे अपने मीडियम में वापस लौटता है तो तीनों में से कुछ नहीं बदलता है। जब मीडियम ही नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड और सेम वेवलेंथ के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा था, तो अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये सीधा जाता, लेकिन इस सरफेस की वजह से बेचारा इधर जाने लगा, तो ये जितना घूम गया उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं 180 माइनस 2i, जिसमें i एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। प्लेन मिरर, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, जो कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है। प्लेन मिरर लैटरल इन्वर्जन शो करता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब हुआ कि अगर आप मिरर के सामने होके अपने दाहिने हाथ को खड़ा करेंगे तो मिरर अपना बायां हाथ खड़ा करेगा, तो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। यानी कॉ को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मिरर में वो आपको ऐसे उल्टा दिखाई देगा। ठीक है। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप यू से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस, जिसको आप भी से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है। यू और भी इक्वल होगा। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी इक्वल होती है, मतलब सेम हाइट और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। स्फेरिकल मिरर, तो बच्चों अगर कोई स्फेयर है, ऐसा स्फेयर है, आप उसको यहाँ से काट दें तो आपको एक ऐसा तगाड़ी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। अरे जब जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ जो लेबर लोग बालू और सीमेंट ढोने के लिए जो कंटेनर यूज करता है ना, ऐसा, तो उसी टाइप का मिलेगा आपको अगर आप यहाँ से काट के हटाते हैं तो इस चीज़ पर अगर हम अंदर से पॉलिश कर दें, यानी हम चाहते हैं कि अंदर से रिफ्लेक्शन हो और बाहर वाले सरफेस को ऐसा रफ बना दें, हम बच्चों रिफ्लेक्शन इधर से कराना चाह रहे हैं, तो इसको कॉनकेव मिरर बोला जाता है। केव का मतलब गुफा होता है, यानी धसे हुए पार्ट से अगर आप रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो आप उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, लेकिन अगर आप इस उभरे हुए हिस्से से रिफ्लेक्शन कराना चाह रहे हैं तो हम इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है। अब ये 3D में है, अगर आप इसको 2D में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जान ले। सबसे पहले पोल, तो बच्चों पोल जो होता है वो मिडिल पॉइंट ऑफ ऐसा मिरर होता है। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो मिरर है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ये स्फेयर से बना हुआ है तो स्फेयर का तो सेंटर होता है, उसी सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यहाँ पर भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिलाने वाले लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला लाइन होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। फोकस, तो बच्चों पैरेलल और पैरेक्सियल रे, ये पैरेलल तो दिख रहा है, पैरेक्सियल का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ये बहुत नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, बहुत नज़दीक होना चाहिए। अब चूंकि बहुत नज़दीक मैंने ड्रॉ कर दिया तो फिर फोटो कचड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा साफ सुथरा फोटो दिखे इसलिए मैंने दिखाया दूर है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत 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 नज़दीक है। क्लियर है? ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, तो फोकस का डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे। तो पैरेलल और पैरेक्सियल रे रिफ्लेक्शन के बाद, अच्छा बच्चों जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा आपको नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल याद रखना हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा। किसी भी स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा। ठीक है। तो सेंटर से होके गया, अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो फिर यहाँ से होके वो गुजर रहा है, तो पैरेलल और पैरेक्सियल रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, या पैरेलल और पैरेक्सियल रे रिफ्लेक्शन के बाद, अब प्रिंसिपल एक्सिस को तो कट करेगा नहीं तो हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ अपीयर हो उन पॉइंट्स को बोला जाता है फोकस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसमें भी देखो बच्चों, अगर यहाँ पर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इधर ही होना चाहिए ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के अगल बगल होंगी, मतलब एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट फोकस हो गया। अच्छा, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अपर्चर, ये वाला जो डायमीटर होता है इसको अपर्चर बोला जाता है। ठीक है। तो यही बताता है कि मिरर छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, मतलब ये बात हो गई। साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो बच्चों जितना भी डिस्टेंस होता है सारा डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है पोल से, यानी कुछ भी मेजर करना है हम सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे, पोल पे। अब अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं,
पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट रे इधर से ना आ रही है, तो यानी कि आप इधर जा रहे हैं, यानी कि आप बिहाइंड द मिरर जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में का मतलब हुआ इधर, का मतलब बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइन के साथ मेजर की जाएंगी। लेकिन इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है और आप पोल से इधर जा रहे हैं, यानी आप इन फ्रंट ऑफ मिरर जा रहे हैं, तो उस केस में ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, तो आप उसको माइनस साइन के साथ मेजर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर आप मिरर के पीछे जा रहे हैं का मतलब आप इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करना है चीज़ों को। अगर आप मिरर के सामने जा रहे हैं, आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आ रहे हैं, आपको नेगेटिव साइन के साथ मेजर करना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंसेस को जनरली हम पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं, नीचे वाले डिस्टेंसेस को नेगेटिव साइन के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने रेज एक्चुअल में प्रेजेंट होती हैं, यानी वो रियल होंगी। ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, मिरर के सामने है तो रियल होगा, ठीक, और रियल होगा तो नेगेटिव साइन के साथ मेजर किया जाएगा। एक्चुअली मतलब मिरर के सामने है ना, तो बच्चों मिरर के सामने की चीज़ों को हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रियल चीज़ों को हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के पीछे रहा, तो वहाँ तो रेज एक्चुअल में प्रेजेंट होती नहीं है, तो जो कुछ भी बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, और हम मिरर के पीछे की चीज़ों को पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। इसका मतलब हुआ वर्चुअल चीज़ है, पॉजिटिव साइन के साथ मेजर की जाएंगी, ठीक। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों मिरर के सामने होता है, और मिरर के सामने वाली चीज़ों को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे, तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ मेजर किया जाएगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो अब रे तो आप इधर ही से भेजेंगे ना, तो यहाँ पर जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा होगा बच्चों, है ना, वो मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे की चीज़ों को हम पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कॉनकेव सुनते ही फोकल लेंथ नेगेटिव, वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। हालांकि लेंस के केस में एक एक्सेप्शन होता है जो कि हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जनरली देखा जाए तो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ध्यान रहेगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा r/2। कुछ रे डायग्राम्स देखते हैं, तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा वो फोकस से होकर जाएगा। अच्छा, ये डॉट पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगा, चाहे अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से होकर जाए। अगर कोई रे फोकस से ही होके आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा हो गया। अगर इधर से आता है तो इधर जाता है, इधर से आ रहा है तो इधर जाएगा। सिमिलरली अगर कोई रे ऐसे आ रहा है कि वो सीधा जाता तो फोकस से होके जाता, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर कोई रे पोल पे आया तो जितना एंगल बना के आया था उतना ही एंगल बना के जाएगा दोनों मिरर्स के केस में। अगर कोई रे सेंटर से होके जा रहा है तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और हम जानते हैं कि अगर हम एकदम 90 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंके तो उसी पाथ पे वापस लौट आता है। जैसे एक बॉल लीजिए, तिरछा फेंकिए, तो तिरछा फेंकोगे तो इधर जाएगा, लेकिन अगर सीधा फेंकोगे तो वापस इसी लाइन पे लौट आएगा। तो याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा तो उसी पाथ पे वापस लौटेगा। सिमिलरली अगर ऐसे आया कि सीधा जाता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता तो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, हम कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट जगहों पे रखी जाए तो इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं। आप जानते हैं इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेज जो है वो फोकस पे जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उसका जो इमेज बनेगा वो मतलब पूरा इमेज इसी पॉइंट पे बन जाएगा, क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रेज यहीं पे आके मिल रही हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इमेज देता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, तो एट फोकस, एकदम पॉइंट साइज्ड होगा, मिरर के सामने है तो रियल होगा, और रियल है तो उल्टा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और सी के बीच में रखें तो ठीक है, एक रे को आप ऐसे भेजिए, फिर एक रे को आप ऐसे भेजिए, है ना, इमेज बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, मिरर के सामने है, रियल बनेगा, और उल्टा तो आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर ला के रख दें तो जो इमेज बनता है वो सी ही पे बन जाता है, सेम साइज का बनता है, सामने है तो रियल है और फिर उल्टा होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके जाएं,
ठीक है। अच्छा, रे डायग्राम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस होकर जा रहा है, ये जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे वापस लौटेगा। तो अगर सी और एफ के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। अगर हम फोकस पे लेके चले जाएं तो फोकस पे लेके चले जाएं तो ये दोनों रेस जो होती हैं ना वो पैरेलल हो जाती है, ना इधर मिलेंगी ना उधर मिलेंगी। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा तो इन्फाइनाइट पे बनेगा। तो आपको मन करे तो आप इधर इन्फाइनाइट पे बनाइए, आपको मन करे आप उधर इन्फाइनाइट पे बनाइए। ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइट पे तो रेज एक्चुअल में मिलती नहीं है, मतलब सॉरी पैरेलल रेज एक्चुअल में तो मिलती नहीं है। अब इन्फाइनाइट पे ही मिलाना है तो आप इधर मिला सकते हो, उधर मिला सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में हम दो ही चीज़ क्लेम करेंगे कि एक तो इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगा और जहाँ भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम एफ और पोल के बीच में लेके चले जाएं तो जो अब रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग हो जाती हैं, यानी हम इसको पीछे बढ़ाएंगे। यानी अब जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। और मिरर के पीछे है तो वर्चुअल, और रियल चीज़ें उल्टी होती हैं, वर्चुअल चीज़ें सीधी होती हैं, यानी इरेक्ट होगा। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो था, ऐसे ऐसे समझो बच्चा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज देखिए छोटा सा बना। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा ना इमेज इधर की तरफ आएगा, यानी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ छोटा सा इमेज बनेगा। ठीक। इसको और आप आगे लेके जाइएगा तो ये और आएगा और सेम साइज़ का बन जाएगा। इसको आप और आगे लेके जाइएगा तो ये और बड़ा होता जाएगा, हैं तो बड़ा है ऐसा। और इन फोकस पे जाते ही जो इमेज है वो गायब हो जाएगा, और जैसे ही ये फोकस से आगे बढ़ेगा इमेज उधर प्रकट होगा। ठीक है, लेकिन बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा। और जब और आगे जाएगा तो वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और पोल पे आके वो उसी साइज़ का बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें बस दो ही कंडीशन हमको देखना है, एक तो इनफाइनाइट पे देखना है, इनफाइनाइट पे, और एक हमको देखना है कहीं भी, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी। तो इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे कि हम उनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, फोकस पे मिलेंगे। अब एट एफ पॉइंट साइड, अब चूंकि मिरर के पीछे हैं तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो सीधा होगा। ठीक। अगर हम ऑब्जेक्ट को और कहीं रखें तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे बढ़ाओगे फोकस से होकर जाएगा। एक रे को आप पोल पे भेजो, वापस उतना ही एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब ये और ये जो रेज हैं वो तो डाइवर्जिंग है तो आपको इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ छोटा सा इमेज बनेगा। इसका मतलब इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी हो, इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिचुएशन है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज देखो यहाँ बना है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे इमेज इधर की तरफ आएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन इससे तो छोटा ही होगा। ठीक। और जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे ही वो बड़ा होता जाएगा और पोल पर आके सेम साइज का हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेकर पोल तक कहीं भी था, इमेज बस यहाँ से लेकर यहीं तक बना था। ठीक है। बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला, जैसे अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को अगर एफ से डिनोट करते हैं, तो इन तीनों के बीच के रिलेशन को बोला जाता है मिरर फार्मूला। और वो होता है 1/u + 1/v = 1/f। और यहाँ से आप भी निकालना चाहेंगे तो uf/u-f आता है। आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको याद करिए, आप ये वाला याद रखिए। ठीक है। एक होता है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन होता है इसका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड फॉर मिरर ये आता है -v/u, या f/f-u। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, -v/u या f/f-u। ठीक। क्या हो अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, तो अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज का होगा। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हो गया का मतलब हुआ इमेज बड़ा होगा ना। अगर 2, 3, 4, 5 ऐसा आ रहा है तो इमेज बड़ा होगा, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो इमेज छोटा होगा। ठीक है। एक और बात, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज सीधा होगा, और सीधा है तो वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज उल्टा होगा,
और उल्टा होने का मतलब रियल होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए मैग्निफिकेशन 1/2 है, तो पहले इसका जो मैग्नीट्यूड है, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड खाली देखेंगे। मैग्नीट्यूड जो है 1 से छोटा है यानी छोटा बनेगा, और पॉजिटिव है ये यानी सीधा बनेगा। तो छोटा और सीधा कौन बनाता है? तो छोटा और सीधा कॉन्वेक्स मिरर ही बनाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, छोटा और सीधा बनेगा। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड -1/2, तो चूंकि सॉरी मैग्निफिकेशन -1/2, तो मैग्नीट्यूड तो 1 से छोटा ही है ना, तो इमेज छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो छोटा और उल्टा कौन बनाता है? तो छोटा और उल्टा ये कॉन्केव बनाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनता है, देखिए छोटा और उल्टा बना है। सिमिलरली अगर ये +2 है तो प्लस होने का मतलब सीधा, और 2 1 से बड़ा है इसका मतलब बड़ा, तो सीधा और बड़ा कौन बनाता है? तो ये भी कॉन्केव ही बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, ठीक है। -2 तो नेगेटिव साइन कह रहा है कि उल्टा होगा, और 2 कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है ना, का मतलब ये लार्ज होगा। सॉरी बच्चों, ये लार्ज होगा। तो बड़ा और उल्टा इमेज कौन बनाता है? तो ये बनाता है। कहाँ, कब बनाएगा? तो जब आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे तो ऐसा बनाएगा। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड -1, तो बच्चों -1 का मतलब हुआ कि पहले तो ये सेम साइज का हो गया और उल्टा हो गया, ठीक है। तो सेम साइज का और उल्टा कौन बनाता है? तो ये तो कॉनकेव ही बनाता है ना जब आप ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड +1, प्लस होने का मतलब सीधा और 1 होने का मतलब सेम साइज, और ये कौन बनाता है? तो ये प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है, प्लेन मिरर बनाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो बच्चों कॉनकेव मिरर कौन कौन सा इमेज बनाता है? तो क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है? बिल्कुल बनाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो वर्चुअल ही तो बनता है, तो ये हो गया। रियल बनाता है? बिल्कुल बनाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनता है, रियल बनता है। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, बड़ा बनाता है? ऑब्वियसली बनाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनता है, तो बड़ा भी बन गया। उल्टा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। यहीं पे आप देख पा रहे हैं उल्टा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ABCD। पता नहीं, पता नहीं इसका मतलब सिंगल करेक्ट था या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, अदरवाइज इसका चारों आंसर सही होगा, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट होगा तो चारों आंसर सही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्लेन मिरर, तो बच्चों याद रखना प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। देखो अगर कर्व ऐसा है तो इसका रेडियस ये होगा, कर्व ऐसा है तो इसका रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, कर्व एकदम सीधा हो गया इसका मतलब रेडियस चला गया इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। ड्यू टू विच रीजन एयर बबल शाइन्स, तो हवा का बुलबुला क्यों शाइन करता है? तो रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट टकरा के वापस आता है वो शाइन करता है, तो रिफ्लेक्शन इज द सही आंसर, ठीक है। रिफ्रैक्शन, तो बच्चों रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और थोड़ा सा डेविएट करे, मुड़ जाए, तो इसी घटना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। जो रे आया उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जो रे दूसरे मीडियम एंटर कर गया उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। याद रखना, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। और कलर जो होता है, कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई रे रेयरर टू डेंसर जाता है, रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। अगर कोई रे डेंसर टू रेयरर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। एक और बात, अगर रेयरर से डेंसर आया ना तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम हो जाएगा। अरे डेंसर में जा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हम लोग भी हवा में चल रहे होते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। अरे हवा में कैसे चलेंगे, रोड पे चलेंगे लेकिन ऊपर हवा है, लेकिन अगर आप पानी में चलिए, इतना कमर भर पानी पड़ा हुआ तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और आपके कदम भी छोटे छोटे हो जाएंगे, इसका मतलब आपका वेवलेंथ भी कम हो गया। तो याद रखना स्पीड और वेवलेंथ कम हो जाता है, लेकिन जब भी कोई रे डेंसर टू रेयरर जाएगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, रेयरर में गया ना, और वेवलेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। अब समझना, हम जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगी। तो किसी और मीडियम में जब वो एंटर करेगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड और उसका वेवलेंथ तो कम ही होगा, और जितने टाइम्स कम हो जाएगा
उसी फैक्टर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी मीडियम में जाने से लाइट की स्पीड 2 गुनी कम हो गई, जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, और किसी मीडियम में जाने से के बाद वो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है उस मीडियम में जाने से लाइट की स्पीड 2 गुनी कम हो गई। इसका मतलब हुआ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होगा। यानी स्पीड जितने गुना कम हो जाए, वेवलेंथ जितने गुना कम हो जाए, उसी फैक्टर को हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और साथ ही साथ अच्छा एक और बात है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा बच्चों, इसीलिए न्यू लिखा है मैंने। और साथ ही साथ मतलब म्यू इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स एज वेल एज वेवलेंथ। यानी म्यू को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यही दो बातें, ये सब मत सोचिए, ये दो बातें याद रखिएगा कि म्यू का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब वैक्यूम से मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड एंड वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली 1 होता है, लेकिन एयर का लगभग 1 होता है, तो हम 1 ही यूज करेंगे। ग्लास का 3/2, इसका मतलब 1.5, वाटर का लगभग 4/3 मतलब 1.33, एंड डायमंड का 2.24। ये आप ध्यान रख सकते हैं। म्यू मीडियम के साथ साथ लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा म्यू की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब समझना, ग्लास जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर ग्लास, फॉर क्या, ग्लास। ग्लास के अंदर जब रेड लाइट आएगा तो ग्लास कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, और वॉयलेट लाइट आएगा तो कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने के लिए तो हमने 1.5 याद कर लिया, लेकिन ये लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा लाइट आ रहा है। और याद रखिएगा, वेवलेंथ ज़्यादा तो म्यू की वैल्यू कम। अब आप जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो रेड को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। रेड के लिए 1.5 to 0, लेकिन वॉयलेट के लिए 1.5 to 5। ठीक है, 1.5 to 5। तो याद रखना कि वॉयलेट कलर के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, रेड कलर के लिए म्यू की वैल्यू कम होती है। अब एक और चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब एक और चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 यानी म्यू1 को आप क्या लिखिएगा, तो लाइट की स्पीड अगर इसमें v1 है और इसमें v2 है तो आप क्या लिखिएगा, c/v1 c/v2, c से c कटेगा और ये पलट जाएगा, यानी μ1/μ2 इज इक्वल टू v2/v1। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं v और म्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड उतनी ही कम होगी। तो बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उस मीडियम को डेंसर माना जाएगा। अब डेंसर माना जाएगा तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। जैसे इन 4 मीडियम्स को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम डायमंड है, यानी लाइट की स्पीड सबसे कम डायमंड में होगी। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इसमें जो पहला लॉ होता है वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होती हैं। लेकिन जो दूसरा लॉ होता है वो आप डायरेक्ट ये चीज़ याद रखिए, दूसरा लॉ होता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल हम लोग लेंगे, तो μ1 sin I μ2 sin R। ठीक है, लाइट रे बेंड्स इन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग होगा ये। बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड क्या, तो बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और बेंड करे तो उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, इट्स वैल्यू इन ग्लास विल बी कितना। तो बच्चों हम जानते हैं कि म्यू जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम के रूप में यहाँ ग्लास है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी इन ग्लास जो हो जाएगा वो c/μ हो जाएगा। बोलो, अब आप बताइए c, म्यू की वैल्यू कितनी है, तो म्यू की वैल्यू है 3/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा, इसका मतलब यह हो गया ये 2c/3, तो ये आंसर हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन कहाँ, तो वैक्यूम में मैक्सिमम होगा, मीडियम ही नहीं है। लाइट ओज इज कलर ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, तो बच्चों जब भी लाइट ग्लास में एंटर करेगा हवा से, तो जाहिर सी बात है कि वो डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम होगा, स्पीड भी कम होगा और उसका वेवलेंथ भी कम होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम, तो जब बच्चों ये वैक्यूम में था तो इसका जो वेवलेंथ था वो 6000 एंगस्ट्रॉम था। तो जब वो किसी मीडियम में जा रहा है और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो अब इसका नया वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब म्यू की वैल्यू है 1.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट की जगह पे हम 6000 एंगस्ट्रॉम रखेंगे और हमको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 1.5 एंगस्ट्रॉम, और आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 4000। आंसर आ जाएगा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेंजेस, क्या चेंज हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, और एम्पलीट्यूड चेंज होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा। अगर कोई रे अंदर गया और कुछ बाहर भी चला गया तब तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सारा का सारा रे अगर अंदर ही चला गया तब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, एक्चुअल बताया नहीं है कि 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है, और अगर 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड में बदलाव नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ ही चेंज करेगा। क्रिटिकल एंगल, अब समझिए, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। अब मान लो इतना दूर भाग गया कि वो सरफेस के पैरेलल हो गया, तो उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे म्यू ऑफ डेंसर साइन आई सी। बोलो, म्यू अगर हम इस वाले मीडियम का ले रहे हैं तो एंगल भी हम इसी मीडियम में लेंगे, तो म्यू ऑफ डेंसर साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर साइन 90 डिग्री, ठीक। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चों 1 होती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि साइन आई सी जो होता है वो म्यू ऑफ रेयर अपन म्यू ऑफ डेंसर होता है। क्रिटिकल एंगल का साइन म्यू ऑफ रेयर अपन म्यू ऑफ डेंसर। अब ज़्यादातर केसेस में रेयरर मीडियम के रूप में आपको एयर देगा, यानी इसकी जगह पे आपको 1 रख लेना है, और डेंसर मीडियम के रूप में कोई मीडियम देगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो साइन आई सी 1 अपन म्यू हो जाएगा। तो ज़्यादा तो यही यूज होगा, साइन आई सी कितना होगा 1 अपन म्यू, लेकिन कब, जब रेयरर मीडियम एयर हो तब, ठीक है, 1 अपन म्यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब अगर मान लीजिए कि ये था आपका क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल पे क्या हुआ था, क्रिटिकल एंगल पे तो जो रे ऑफ लाइट वो पैरेलल हो गया था। लेकिन अब अगर आप एंगल को और बड़ा कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो जो रे होगा अब तो वापस अपने मीडियम में लौट आएगा, और वापस अपने मीडियम में लौट आने की इस घटना को ही बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा कि इस केस में साइन आई जो होना चाहिए, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और अगर टी आई आर हो रहा है तो साइन आई ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयर अपन म्यू ऑफ डेंसर, ठीक। साइन आई ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयर अपन म्यू ऑफ डेंसर। और अगर मान लीजिए रेयर मीडियम एयर है, रेयर मीडियम अगर एयर है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू ले रहे हैं तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू, ठीक है। हाँ, तो साइन आई ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयर अपन म्यू ऑफ डेंसर, या फिर साइन आई ग्रेटर देन 1 अपन म्यू, कब, जब रेयर मीडियम एयर हो, ठीक है। बिहार बोर्ड 2018, क्रिटिकल एंगल फॉर अ लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो बच्चों जाहिर से, अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो या चाहे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हो, ये सब तभी वैलिड होता है जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा हो, डेंसर टू रेयरर जा रहा हो। रेयरर टू डेंसर के लिए सब कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है, सिर्फ डेंसर टू रेयर जा रहा हो, तो ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो 1 to 2 जा रहा है, ठीक है।
1 to 2 और क्रिटिकल एंगल थीटा है, तो जाहिर सी बात है 1 जो होगा वही डेंसर होगा और ये रेयरर होगा, ठीक। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v। तो बच्चों इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना है बताइए, v है। देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड इन मीडियम 2, अच्छा एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो गया, स्पीड इन मीडियम 2 इज कितना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो क्या है कहानी कि अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 बोले, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ2 बोलें, और इसकी वेलोसिटी को v1 बोल दे, तो v1 तो v दिया हुआ और यहाँ पर वेलोसिटी को v2 बोल दें, तो हम एक बात तो जानते हैं कि साइन थीटा जो होगा, क्योंकि थीटा क्रिटिकल एंगल है, वो होगा म्यू ऑफ रेयरर। तो म्यू ऑफ रेयरर का मतलब μ2 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, लेकिन हमको स्पीड कंपेयर करना है, तो बच्चों μ2 बाई μ1 जो होगा वो v1 बाई v2 होता है। ये देखा था हम लोगों ने, म्यू और v एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बताइए साइन थीटा इज इक्वल्स टू v1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v लिख देंगे, और v2 की जगह पे v2 ही रहने देते हैं। तो यहाँ से बताइए v2 इज इक्वल्स टू कितना आया, तो v डिवाइडेड बाई साइन थीटा आया, तो दिस वुड बी v डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा, ठीक। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, अब मान लो बच्चों एक कर्व्ड सरफेस है जिसके इस साइड में कोई और मीडियम है, मान लिया जाए डेंसर मीडियम है, इस साइड में कोई और मीडियम है, मान लिया जाए रेयरर मीडियम है, और आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो एक रे ऑफ लाइट निकल के जाएगा, फिर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और नॉर्मल इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से होकर गुजरेगा। अब चूंकि ये डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, और इतना दूर भागेगा, मान लो कि ज़्यादा दूर भाग गया, इतना दूर भाग गया कि यहाँ आके मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को अगर हम u से डिनोट कर लें, विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट कर लें, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट कर लें, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सवाल है कि u भी r क्या है, तो पता है हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये μ1 क्या है, तो याद रखना μ1 जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होगा उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μ2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब सुनो बच्चों, होता क्या है, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाते हैं, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाते, इवन हम इस कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं जाते, रहने दीजिए, ठीक है, हम यहीं पे रहते हैं। अगर पानी में कोई चीज़ पड़ा हुआ है ना, तो हमको वहाँ नहीं दिखता, वो थोड़ा ऊपर दिखता है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप ग्लास को अब पहले तो ऐसे देख लें, ग्लास में एक सिक्का डाल लें और ऐसे देखें, तो आपको जहाँ है वही दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें पानी डालोगे ना, देखोगे सिक्का ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, लेकिन जब आप ऊपर से देख रहे होते हैं तो आपको इमेज यहाँ दिखता है। तो रियल डेप्थ होता है अगर x, तो इसको एपरेंट डेप्थ बोला जाता है। एपरेंट डेप्थ का मतलब कि इमेज कहाँ दिख रहा है, वो होता है x बाई म्यू, मतलब जो डेप्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाता है। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब हुआ डेप्थ 1/1.3 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो रियल डेप्थ x, एपरेंट डेप्थ इतना, तो जब आप रियल डेप्थ अपन एपरेंट डेप्थ करेंगे ना, तो आपको म्यू मिलता है, ये याद रखिएगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ से आपको म्यू मिलता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे मान लो बच्चों कि एक लाइट सोर्स हमने किसी पानी के सरफेस के नीचे रखा, तो जो रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा वो तो खैर सीधा निकल जाएगा, जो इधर गया ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ये वाला जो लाइट है, ये वाला लाइट पर थोड़ा फोकस करिएगा, ये वाले लाइट पे फोकस करिएगा, ये वाले लाइट पे, ये कहाँ गया, ये वाला जो लाइट है वो पैरेलल हो गया है। इसका मतलब जाहिर सी बात है क्रिटिकल एंगल होगा। इसका मतलब हुआ इससे बाद वाला जो लाइट होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रह जाएगा। तो अगर आप बल्ब नीचे जलाएंगे ना, तो लाइट पानी के सरफेस के हर पॉइंट से बाहर नहीं निकलेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही लाइट बाहर निकलेगा, उसके बाद का जो लाइट है वो अंदर रह जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से 2 मीटर यहाँ तक लाइट निकला है, तो 2 मीटर इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, यानी पूरा एक सर्कुलर रीजन होगा जिससे होकर लाइट बाहर निकलेगा। और बच्चों उस सर्कुलर रीजन का अगर बाहर ये एयर है, ये क्या है बच्चों, एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो याद रखिएगा उस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस होता है
उस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस, ये जो रेडियस होता है, वो रेडियस जो होता है वो होता है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला याद आप रख सकते हैं, ठीक है। और एरिया पूछेगा तो एरिया के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, तो हम पाई लिख देंगे, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट खत्म हो जाएगा, दिस विल बिकम म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। डायमंड के केस में हम 2-3 बातें याद रख सकते हैं कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 होता है, और डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 23 डिग्री होता है, बहुत लो होता है 23 डिग्री क्रिटिकल एंगल। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर बच्चों ऐसा फाइबर का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल वायर होता है, जिसमें हम अगर इधर से लाइट भेजेंगे तो लाइट कहीं बाहर से, मतलब बीच में से कहीं नहीं निकलेगा, सीधे एंड पॉइंट पर आके निकलेगा। इसका मतलब लाइट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसमें एक अंदर की तरफ सिलेंडर होता है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, और बाहर की तरफ एक कोटिंग होती है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग लिखा है, क्लैडिंग। अब होता क्या है कि जब हम रे को भेजेंगे अंदर तो यहाँ जाएगा, अब रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जाना चाह रहा है, और जब भी रे डेंसर से रेयरर में जाता है तो एक TIR की संभावना होती है, तो यहाँ TIR हो जाता है क्योंकि एंगल बहुत बड़ा है। अब यहाँ TIR होगा तो अगर थीटा एंगल पर यहाँ TIR तो थीटा एंगल पर यहाँ भी TIR। इसका मतलब हुआ कि अब इसी के अंदर वो ट्रैप रह जाएगा और सीधे कहाँ निकलेगा, बाहर से निकलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों व्हाट डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्टिकल फाइबर कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। प्रिज्म, तो प्रिज्म बच्चों इस टाइप का एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसके 5 फेसेस होती हैं, एक नीचे वाला फेस, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ट्रायंगुलर फेस सामने से और एक ट्रायंगुलर फेस पीछे से, ठीक। अब इसी में हम यहाँ से लाइट भेजते हैं, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना। यानी प्रिज्म का काम होता है रे को अपने बेस की तरफ मोड़ना। आइए प्रिज्म के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट को हमने भेजा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ये सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, यहाँ पहुँचा, अब फिर सीधा ना जाके नॉर्मल से दूर भागेगा। इसका मतलब प्रिज्म ने रे को अपने बेस की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। इस एंगल को अगर हम R1 बोले, इस एंगल को R2 बोले, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ए जो है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, या और ये होता क्या है, तो एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एक्चुअली जहाँ जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है वो पॉइंट ये है और ये है, तो इन्हीं दोनों सरफेसेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, ठीक। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि R1 और R2 को आप जोड़ेंगे तो आपको A मिलता है, ठीक। दूसरी बात डेविएशन, तो बच्चों जा रहा था ऐसे और जाने लगा ऐसे, है ना, तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाएगा। तो डेविएशन के लिए याद रखिएगा ये होता है I प्लस ई। अच्छा, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस I प्लस ई माइनस ए होता है, ठीक। अगर आप चाहते हैं डेविएशन मिनिमम हो तो उस केस में R1 और R2 बराबर होगा और वो A का आधा होगा, ये बात याद रखिएगा। और I और E भी बराबर होगा, तो मिनिमम डेविएशन के केस में I और E भी बराबर होगा, R1 और R2 भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। और तब जब मिनिमम डेविएशन आप लिख रहे हैं, इस डेविएशन को आप मिनिमम करके लिख रहे हैं, तो आप इस E की जगह पे भी I ही लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 2I माइनस ए, तो मिनिमम डेविएशन 2I माइनस ए। एक और बात, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो म्यू की वैल्यू होती है साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ठीक। ये फॉर्मूला है, याद रखना होगा। अगर प्रिज्म बहुत पतला है, मतलब प्रिज्म का जो एंगल है वो, मतलब इस टाइप का प्रिज्म है, इस टाइप का एकदम प्रिज्म है, 10 डिग्री से भी छोटा है, तो उस केस में मिनिमम डेविएशन होता है A इंटू म्यू माइनस 1, बिल्कुल याद रखेंगे, A इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। एक बात और, अगर म्यू ज़्यादा तो बेंडिंग ज़्यादा, डेविएशन ज़्यादा, ये बात याद रखना, म्यू ज़्यादा तो डेविएशन ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि म्यू ज़्यादा तो बेंडिंग ज़्यादा। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिस रे के लिए म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी बेंडिंग भी सबसे ज़्यादा होगी, और ये बात हम लोग जानते हैं कि म्यू ऑफ वॉयलेट कलर ज़्यादा होता है म्यू ऑफ रेड कलर से, याद है ना। लैम्डा अगर ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, तो यानी कि रेड का जो लैम्डा होगा, लैम्डा ऑफ रेड ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट,
इसका मतलब म्यू फॉर रेड जो होगा वो लेस देन म्यू फॉर वॉयलेट हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखना, तो चूंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का ज़्यादा होता है, इसका मतलब वॉयलेट कलर ज़्यादा मुड़ेगा, चाहे रे रेयर से डेंसर जा रहा हो और चाहे डेंसर से रेयरर आ रहा हो। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, वाइट लाइट आप जानते हैं 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब वाइट लाइट यहाँ पहुँचा ना, तो अब वाइट इसके साथ तो सातों कलर आई ना, अब सातों कलर को नॉर्मल से दूर भागना, तो ज़्यादा कौन दूर भागेगा? वॉयलेट ज़्यादा मुड़ता है, तो वॉयलेट कलर ज़्यादा दूर भागेगा। सबसे कम दूर मुड़ेगा तो सब सीधा तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन वॉयलेट थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाएगा, रेड थोड़ा कम मुड़ेगा, जिसकी वजह से ये ऐसा बिखर टाइप का जाएगा। और सामने आप एक स्क्रीन रखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर रेयरर से डेंसर में भी जा रहा है तो सबको नॉर्मल की तरफ मुड़ना है। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन मुड़ जाएगा? तो बच्चों वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, रेड सबसे कम मुड़ेगा। ठीक, प्रिज्म के केस में ये काम 2 बार होगा, ये काम 2 बार होगा। एक तो यहाँ पे मुड़ेगा, है ना, नॉर्मल की तरफ, मतलब सॉरी नॉर्मल ऐसा था ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ना था, तो वॉयलेट ज़्यादा मुड़ेगा, रेड कम मुड़ेगा। और एक यहाँ पर क्या हो रहा था? नॉर्मल से दूर भाग रहा था, तो वॉयलेट ज़्यादा नॉर्मल से दूर भागेगा। और सामने अगर आप एक स्क्रीन रखेंगे तो आपको फ्रॉम वॉयलेट टू रेड दिखेगा। इस प्रोसेस को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब कुछ बातें हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने इधर से वाइट लाइट भेजा, तो वॉयलेट ज़्यादा मुड़ेगा, रेड कम मुड़ेगा। तो ये हो गया डेविएशन ऑफ वॉयलेट, ये हो गया डेविएशन ऑफ रेड। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, मतलब वॉयलेट और रेड कलर के बीच का जो एंगल है उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो अब ये निकलेगा कैसे? तो उसके लिए वॉयलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर के डेविएशन को आपको घटाना होगा, और डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद है, a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। तो हम लिखेंगे a इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस 1 माइनस a इंटू म्यू ऑफ रेड माइनस 1। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपको मिलता है म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू a। ठीक, अब देखिए, एक होता है मीन रे। कहने का मतलब है कि डिफरेंट रेज का डेविएशन डिफरेंट हुआ है, तो एवरेज डेविएशन कितना हुआ है, तो उसके लिए हमको पता करना होगा कि कौन सा रे है जिसको हम एवरेज रे या मीन रे मानेंगे। तो बच्चों वो होता है येलो कलर। और कैसे डिसाइड किया गया कि येलो कलर है, मतलब एवरेज कलर येलो कलर है, कैसे डिसाइड किया गया? तो उसके लिए हम वॉयलेट और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे, तो पता चलेगा कि ये म्यू ऑफ येलो कलर आ रहा है। ठीक है, एक होता है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ मीन रे। अब एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है a इंटू म्यू माइनस 1, यानी a इंटू म्यू ऑफ मीन रे माइनस 1। और म्यू ऑफ मीन का मतलब म्यू ऑफ येलो, आप यहाँ पर येलो भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप येलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, a से a कटेगा और आपका डिस्पर्सिव पावर मिलेगा म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीन कलर माइनस 1। ठीक है, मिनिमम डेविएटेड कॉम्पोनेंट ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। सबसे कम डेविएट कौन होता है? तो सबसे कम डेविएट होता है रेड, सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास एयर इज मिनिमम। तो बच्चों आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल के लिए हमने पढ़ा था कि साइन IC 1/μ होता है। तो जिसका अब हमको क्रिटिकल एंगल क्या चाहिए? मिनिमम ना चाहिए। तो अगर आप IC को मिनिमम करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको म्यू को मैक्सिमम करना होगा। और म्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है? वॉयलेट कलर के लिए होता है। तो म्यू मैक्सिमम वॉयलेट कलर के लिए होता है, तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम भी वॉयलेट कलर के लिए होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल मिनिमम वही हो गया, सेम ही क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड 2017 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया इधर। और डेविएशन का फॉर्मूला a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू a होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन रे? तो बच्चों म्यू ऑफ वॉयलेट प्लस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, विच ऑफ डिस्पर्सिव पावर? तो याद होगा डिस्पर्सिव पावर क्या होता था? म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस 1। ठीक है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। एक बात याद रखना बच्चों, अगर कुछ ना समझ में आए तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना। बिहार बोर्ड में देखा गया कि ज़्यादातर ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना टेकन प्लेस व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म? बच्चों एक चीज़ मैं तुमको बता दूं,
मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है उसमें सिंगल कलर का लाइट है। जैसे अगर रेड है तो सिर्फ रेड ही होगा, इसी को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है। तो यहाँ सिर्फ डेविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। बच्चों डिस्पर्सन कब होता है? जब इसमें रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन होता है, फिर डिस्पर्सन हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ डेविएशन होगा। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था ना। ठीक है, बात करेंगे लेंस की। तो लेंस जो होता है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हेलो, हाँ ठीक है। लेंस, तो बच्चों लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका कम से कम कोई एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। तो यहाँ दोनों सरफेस कर्व्ड है, तो इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, तो इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, इसको बाई कॉन्केव लेंस बोलेंगे। ठीक है, एक साइड प्लेन है और एक साइड कर्व्ड है, तो इसको हम प्लेनो कॉन्केव बोलेंगे। प्लेन है, कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे। एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड कॉन्केव है, तो हम इसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बच्चों अब चूंकि लेंस का दो दो सरफेस कर्व्ड है, इसका मतलब इसका दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाले लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, फोकस का डेफिनेशन यहाँ भी वही होगा कि अगर कोई पैरेलल या पैरेक्सियल रे है ना बच्चों, पैरेलल या पैरेक्सियल रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसको हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना बच्चों कि ये रे को ऐसे कन्वर्ट करेगा। मैं आप तो यहाँ देख लीजिए, पैरेलल और पैरेक्सियल रे जिस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगा उसको फोकस बोला जाएगा। तो अगर आप रे इधर से भेज रहे हैं तो फोकस इधर होगा, और रे इधर से भेज रहे हैं तो फोकस इधर होगा। लेकिन दोनों केसेस में जो हम फोकस लेंगे वो हम पॉजिटिव ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। अब इस केस में इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा। एक मिनट यार, ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए हाँ, तो रे को अगर आपने इधर से भेजा तो इधर की तरफ फोकस होगा। अब दोनों केस में मैंने कहा कि फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इस केस में इंसिडेंट रे इधर है तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, और इस केस में इंसिडेंट रे इधर है तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव। और मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स सुनते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई कॉन्केव लेंस हो तो वो रे को डाइवर्ज करता है, ऐसे भेजेगा, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इधर से भेजेंगे तो वो इधर की तरफ डाइवर्ज करेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्केव सुनते ही फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते रे डायग्राम। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से होकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ऐसे डाइवर्ज होगा, पीछे बढ़ाएंगे फोकस पे जाएगा। ठीक, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे आया तो सीधा निकल जाएगा, है ना। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे आया सीधा निकल जाएगा, जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक, अगर कोई रे फोकस से होके आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर कोई रे ऐसे आया कि सीधा जाता तो फोकस पे जाता तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो सारी रेज जो होंगी पैरेलल होंगी। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें एक एफ होता है, एक 2f होता है। जैसे मिरर के केस में एक f होता है, एक c होता है, इसमें f और 2f होता है। तो अच्छा ये भी याद रखना कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका बिहेवियर कॉनकेव मिरर की तरह होता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आपने इनफाइनाइट पर रखा है तो इस आने वाली सारी रेज पैरेलल होंगी और वो सब फोकस में मिलेंगे। इसका मतलब हुआ इमेज बनेगा एट फोकस, एकदम पॉइंट साइज होगा, और चूंकि रेज एक्चुअल में प्रेजेंट है तो रियल होगा, और रियल होगा तो बच्चों उल्टा होगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और 2f के बीच में ला के रखते हैं
तो इसका जो इमेज बनेगा, रे डायग्राम तो क्लियर होगा ना, एक सीधा गया तो फोकस से होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर सीधा निकल गया। तो अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज बनेगा f और 2f के बीच में, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल होगा क्योंकि रेज एक्चुअल में प्रेजेंट है। अगर आपने 2f पे रख दिया तो इमेज भी 2f पे ही बन जाएगा, जैसे उसमें याद है c पे रखने पे c पे बन जाता था, तो इसमें भी वैसा ही होगा, 2f पे बन जाएगा, सेम साइज का बनेगा, रियल होगा, उल्टा होगा। अगर आपने 2f और f के बीच में रखा तो जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा, ठीक है, रियल होगा, उल्टा होगा। ऑब्जेक्ट को अगर आपने फोकस पे रख दिया तो जो इमेज होगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा क्योंकि रेज पैरेलल हो जाएंगी, और रियल वर्चुअल फिर हम क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर हमने रखा, यहाँ सी का मतलब ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो अगर वहाँ रखा तो जो इमेज बनेगा, चूंकि ये रेज डाइवर्जिंग हो गए तो हम पीछे बढ़ाएंगे, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बनेगा। और चूंकि ये रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है तो ये वर्चुअल होगा, बड़ा तो दिख ही रहा होगा और सीधा है, वर्चुअल है तो वैसे भी सीधा होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे छोटा सा बनेगा, अब जैसे जैसे वो इधर की तरफ आएगा वो बड़ा होता जाएगा, लेकिन बच्चों उससे तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। जब वो 2f पर आएगा तो ये इमेज भी बड़ा होते होते 2f पर चला जाएगा और दोनों सेम साइज का हो जाएगा। जब इसको आप 2f से आगे बढ़ाएंगे तो इमेज और बड़ा होता जाएगा, यानी 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो होगा बियॉन्ड 2f बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। f पर जाते ही आपका जो इमेज है वो गायब हो जाएगा, कहीं नहीं बनेगा, हम ना इधर ना उधर। लेकिन जैसे ही f से आगे बढ़ेगा इमेज इधर की तरफ प्रकट होगा, इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप वहाँ चले जाएंगे वैसे वैसे इमेज छोटा होता जाएगा और सेम साइज का हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो सारी रेज जो आएंगी वो इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि पीछे बढ़ाएं तो फोकस में मिलेंगे। इसका मतलब इमेज बनेगा एट फोकस, पॉइंट साइड होगा, रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो सीधा होगा, ठीक। अब हम रे ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख लें, जो रे डायग्राम बनेगा उसके हिसाब से देखा जाए तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो ऐसे डाइवर्ज करेगा, पीछे बढ़ाएंगे फोकस पे जाके मिलेगा, जो रे सीधा गया सीधा चला जाएगा। अब ये रे और ये रे यहाँ पे मिल रही है तो यही इमेज बनेगा बच्चों, यानी इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ, छोटा बनेगा, दिख रहा होगा, सीधा बनेगा और वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि ये रे सही में प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम जैसे ये रे तो आगे बढ़ गया ना, तो ये रेज जो हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, रेज तो एक्चुअल में इधर प्रेजेंट है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज होंगी वो तो इधर चली जाती हैं, तो इसीलिए वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो सीधा होगा, ठीक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और जैसे जैसे वो इधर आएगा ये थोड़ा बड़ा होता जाता है, लेकिन बच्चों उससे तो छोटा ही रहेगा ये, ठीक है। और नज़दीक लाइएगा तो धीरे धीरे ये पुल पे आके ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी था, इमेज बस यहाँ से यहाँ के बीच में ही बना था। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इस केस में हम लेंस फार्मूला की बात करें तो ये मिरर फार्मूले से मिलता जुलता है, बस मिरर फार्मूले में 1/v + 1/u = 1/f था, ये 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। ये रेकमेंड नहीं करूँगा। इसमें मैग्निफिकेशन होता है v/u, मिरर में आपको याद होगा -v/u होता था, इसमें v/u। अच्छा, मिरर में ये होता था f/f - u, यहाँ होता है f/f + u, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला, तो अगर कोई लेंस है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μl, और ये जो सराउंडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μs, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है, अच्छा हाँ, अगर रे इधर से आया तो पहली बार जिससे टकराया उसके रेडियस को अगर हमने r1 कह दिया तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस उधर ही ना होगा, और दूसरी बार रे जिससे टकराएगा, अब रे आएगा तो पहली बार इससे टकराएगा फिर इससे टकराएगा, उसके रेडियस जो कि हम इधर की तरफ जाके मेजर करेंगे उसको अगर हम लोग r2 कह दें तो म्यू ऑफ लेंस, म्यू ऑफ सराउंडिंग, r1 और r2 और इसके फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f = अभी इस p को छोड़ दीजिए,
1 अपन एफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। ठीक है, फिर से म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, ये 1 अपन फोकल लेंथ होता है, और 1 अपन फोकल लेंथ को हम पावर कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें R1 क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, R2 क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जो सराउंडिंग है वो एयर हो जाए, तो सराउंडिंग अगर एयर हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि हम इस म्यू एस की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, म्यू एस की जगह 1 लिख देंगे, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हो जाए तो म्यू एल की जगह म्यू लिख देंगे, तो ये बन जाएगा म्यू बाई 1, और म्यू बाई 1 का तो मतलब म्यू होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। और बच्चों यही वाला ज़्यादातर यूज होता है, ज़्यादातर केसेस में 99% केस में आपको जो रेयरर मीडियम देगा वो एयर ही देगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। ठीक, इफ इट इज प्रोड्यूस्ड एन इरेक्ट इमेज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, द फोकल लेंथ शुड बी कितना। अच्छा, तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका 1 इंच है, 1 इंच है। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, उसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप यहाँ रखते हैं ताकि जो इमेज बने इधर बने और बड़ा बने। ठीक है, तो हम अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इंसिडेंट रे इधर जा रही हैं, यानी लेंस के सामने है, तो लेंस के सामने है तो हम इसको -1 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इरेक्ट एंड 5 टाइम मैग्नीफाइड, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा वो +5 होगा। तो हमसे बोल रहा है फोकल लेंथ कितना होगा, तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू होता अगर ये मिरर होता है, लेकिन लेंस है तो f अपॉन f प्लस यू। तो f की जगह हमको क्या निकालना था, फोकल लेंथ ही तो निकालना है। हाँ, तो मैग्निफिकेशन की जगह पे आप 5 रखेंगे, f की जगह f रहने दें, f की जगह f रहने दें, आप प्लस u की जगह आप -1 लिखें। ठीक है, -1 लिखें। अब आप इसको उधर लेके जाएं तो दिस वुड बी 5f माइनस 5 इज इक्वल्स टू f, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो बच्चों 4f इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 5, यानी f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/4, एंड 5/4 आई थिंक 1.25 इंच हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25 इंच। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो याद रखिएगा कि अगर लेंस डेंसर हो, लेंस क्या हो बच्चों, डेंसर हो, और सराउंडिंग रेयरर हो, जो कि जनरली होता है, जैसे मैंने जो चश्मा पहना है इसमें ग्लास जो है वो डेंसर है और हवा जो है वो रेयरर है, तो जो लेंस जिस नाम से जाना जाता है उसका काम भी वैसा ही होगा। जैसे ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज ही करेगा, ये बच्चों कन्वर्ज ही करेगा। ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज ही करेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर लेंस रेयरर हो जाए और सराउंडिंग डेंसर हो जाए तो उल्टा होगा, जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक, लेंस अगर डेंसर है, सराउंडिंग रेयरर है, तो जो लेंस जिस नाम से जाना जाता है उसका काम भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, रेयर सिचुएशन हो जाए, लेंस हो गया रेयरर और सराउंडिंग हो गया डेंसर, तो उस केस में लेंस का बिहेवियर उल्टा हो जाता है। यही एक्सेप्शन की बात मैं कर रहा था। उस केस में हम इसका फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे, इसका फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 1.5 इज इमर्ज्ड इन वाटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो बच्चों स्टिल द लेंस इज डेंसर देन सराउंडिंग। इसका मतलब हुआ जो जिस नाम से जाना जाए तो उसका बिहेवियर वैसा है, ये कन्वर्जिंग ही होगा। लेकिन वही होता कि अगर ये 1.5 दे देता और इसको दे देता 1.7, तब इसका बिहेवियर ऐसा हो जाता, तब ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता। तो अभी तो फिलहाल इसका आंसर कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगा। अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ सच मटीरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। हाँ ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, आपने पानी में डुबाया है, तो आप जानते हैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो बिहेवियर होगा वो
जिस नाम से ये जाना जाता है उसी तरह इसका काम भी होगा, ठीक है। कुछ बातें और याद रखिए, अगर मान लीजिए बाहर एयर है, अंदर लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो डायरेक्ट याद रखना 1 फोकल लेंथ 2 इंटू म्यू माइनस 1/r। एंड आप जानते हैं 1 फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक। 2 इंटू म्यू माइनस 1/r फॉर्मूला याद रखिएगा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो जाए, तो म्यू की जगह अगर आप 1.5 रख के सॉल्व करेंगे ना, तो पता चलेगा फोकल लेंथ और रेडियस बराबर आ रहा है। देखिए मिरर के केस में फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ रेडियस के बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं आएगा, ये तभी आएगा जब दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, ठीक है, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो। तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। सिमिलरली अगर ये कोई बाई कॉनकेव लेंस है तो पावर यानी 1 फोकल लेंथ का फॉर्मूला सेम ही होगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, यानी माइनस ऑफ 2 इंटू म्यू माइनस 1/r हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में भी अगर हम लोग म्यू की जगह 1.5 ले लें तो फोकल लेंथ माइनस ऑफ r होगा, मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, बस माइनस लगा देंगे, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो याद रखना बच्चों बनेगा क्या, इसी को आधा काट देंगे, तो याद रखना आधा काट दोगे तो इसका पावर आधा हो जाएगा। इसका मतलब इसका पावर था 2 इंटू म्यू माइनस 1, इसका पावर हो जाएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1/r, इसका पावर हो जाएगा जस्ट म्यू माइनस 1/r, मतलब ये 2 जो है वो गायब हो जाएगा। अरे डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वैसे भी 2 गायब हो जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। मतलब लेंस को आधा काट कर देने से, लेंस को आधा पतला कर दिया अगर आपने, तो उसका पावर भी आधा हो जाता है, ये बात हो गई। सिमिलरली इसके केस में भी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1/r हो जाएगा, ठीक है। लेंस की मोटाई आधी होगी तो पावर भी आधा हो जाएगा। अब किस केस में पावर 0 होता है या फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है? तो कुछ केसेस हैं जिसमें पहला केस है कि बोथ सरफेसेस आर फ्लैट एंड पैरेलल, तो उस केस में रे मुड़ेगा ही नहीं, सीधा चला जाएगा। सीधा चला गया का मतलब हो गया फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अब फोकल लेंथ इनफाइनाइट तो पावर 0, क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ और 1 इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, पहला। दूसरा कि लेंस और सराउंडिंग दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो उस केस में जब आप फॉर्मूला लिखेंगे म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, तो दोनों तो सेम ही हो गया, तो म्यू म्यू कट जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। इस केस में पावर 0 हो जाएगा और फोकल लेंथ इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि जो रे आएगा ना उसका कभी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही था, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही था, और जब रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं तो सीधा निकलेगा ये, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। अगला हो जाएगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली से, ये छोड़ दो बच्चों, मतलब ये याद रखना कि अगर दो पैरेलल सरफेसेस हैं तो इसका पावर 0 होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, या अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। मतलब लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही था और मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही था, तो कह रहा है फोकल लेंथ कितना, तो बच्चों इस केस में फोकल लेंथ होगा इनफाइनाइट और पावर हो जाएगा 0। पावर ऑफ लेंस जानते हैं 1 फोकल लेंथ होता है, लेकिन 1 फोकल लेंथ तब लिखेंगे ना जब हम फोकल लेंथ को मीटर में लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो 100/f लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अच्छा एक और बात है, ऐसा यूनिट क्या होगा, अब फोकल लेंथ ना है ये तो मीटर में होगा, यानी 1/मीटर, और 1/मीटर को हम प्यार से डायोप्टर कहते हैं, तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, जैसे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इट विल बिकम 0.2 मीटर। अब अगर आपको पावर निकालना है तो यू हैव 2 चॉइसेस, या तो आप मीटर में रखें, तब तो आपको 1 फोकल लेंथ लिखना होगा, तो 1/0.2 और 1/0.25 होता है। अरे डेसिमल को ऊपर ले जाओ तो 10/25 होगा, और 1/मीटर को डायोप्टर बोला जाएगा। या ये कर सकते हो कि इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, तो तुम 100/20 कर लेना और आंसर डायोप्टर में लिख देना, तो यहाँ से भी 5 डायोप्टर आ जाएगा। अगर दो लेंसेज आपस में चिपकी हुई हैं, एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है, एक का फोकल लेंथ F1 है, दूसरे का फोकल लेंथ F2 है, और हम चाहते हैं इन दोनों को मिला के एक लेंस लगाएं, तो उसके फोकल लेंथ को अगर हम F इक्विवेलेंट से दिखा रहे हैं, उसके पावर को अगर हम P इक्विवेलेंट से दिखा रहे हैं, तो बच्चों P इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा P1 + P2,
और एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। पावर सीधा सीधा ऐड होगा, लेकिन फोकल लेंथ के लिए हम उल्टा कर करके ऐड करेंगे। ठीक, अब एक चीज़ और है जो बिहार बोर्ड कभी कभी पूछ देता है कि अगर दो लेंस है, एक का P1 है दूसरे का P2 है, और हम चाहते हैं इन दोनों को हटा के उसकी जगह कोई एक लेंस लगाएं। अच्छा हाँ, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो D है। यहाँ क्या था, सटा हुआ था, इन दोनों के बीच का गैप D है। तो उस केस में पावर का फॉर्मूला होगा P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 तो होगा ही, लेकिन माइनस D P1 P2 हो जाएगा। D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और जो फोकल लेंथ होगा 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 D/f1 f2 ऐसा हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ D/f1 f2। ठीक, अब नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लेंस है जिसमें ये ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 और इसका μ3 है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो μ1 है, μ2 है, यहाँ भी μ1 है। ठीक, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे ये जानने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जितनी सारी रेस जा रही है ना, सबसे पूछिए कि जब तुम जा रहे थे तो लेंस से गुजरते वक्त तुमको कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिले। तो बच्चों जितने भी रेज यहाँ से जाएंगे वो सब μ1 चिल्लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक वाले सब μ2 चिल्लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक μ3 चिल्लाएंगे। तो कितने डिफरेंट आंसर्स मिली आपको। आपने लोगों को रोक रोक के पूछा कि बताओ रास्ते में तुमको कौन मिला था, तो कुछ लोग μ1 कहेंगे, कुछ लोग μ2 कहेंगे, कुछ लोग μ3 कहेंगे। तो 3 डिफरेंट जवाब का मतलब इसका 3 डिफरेंट इमेज बनेगा, इसके 3 डिफरेंट फोकस होंगे। अब यहाँ देखिए, इसका μ1, इसका μ1 और इसका μ2। ठीक, अच्छा 3 डिफरेंट फोकस होने का क्या मतलब हुआ, 3 डिफरेंट इमेज बनने का क्या मतलब है कि ये कहीं और फोकस करेगा, ये कहीं और फोकस करेगा और ये कहीं और फोकस करेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब ऊपर वाला और नीचे वाला मीडियम सेम है, तो आप जितने भी लोगों से पूछेंगे अब आपको सिर्फ 2 ही जवाब मिलेगा, μ1 एंड μ2। इसका मतलब सिर्फ 2 ही इमेज बनेगा, 2 ही फोकस होंगे। इसमें देखिए, इसमें ऐसे ऐसे करके रखा गया है, तो जब भी कोई रे आएगा इधर से जाएगा तो आप इससे पूछिए रास्ते में कौन मिला, ये क्या बोलेगा μ1 μ2 μ3, ये भी बोलेगा μ1 μ2 μ3, ये भी μ1 μ2 μ3, μ1 μ2 μ3। सबके मुंह से एक ही जवाब आ रहा है μ1 μ2 μ3। जिसको रोका आपने सबने कहा μ1 μ2 μ3, यानी चूंकि एक ही जवाब आ रहा है इसका मतलब इसका एक ही इमेज बनेगा, एक ही फोकस होगा। अब आइए इस केस में देखते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट हम लोग बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। अ लार्ज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाई, अच्छा लार्ज वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, हाँ कॉनकेव मिरर तो बिल्कुल सही। कॉनकेव मिरर के केस में अगर हमने यहाँ रखा है तो यहाँ पर बनता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कॉन्वेक्स मिरर, जी नहीं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल तो बनाता है लेकिन छोटा बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। प्लेन मिरर बराबर बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। कॉनकेव, तो कॉनकेव भी तो बनाता है बच्चों, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस भी तो बनाता है। कॉनकेव लेंस के केस में अगर आपने नहीं सॉरी, कॉनकेव लेंस जो बनाता है वो तो इस टाइप से बनाता है ना, छोटा बनाता है। वर्चुअल तो बनाता है लेकिन छोटा बनाता है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्टेटमेंट 1, फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज μ-1 1/, ठीक है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता ही है। द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। अब सुनो बच्चों, आप जानते हैं फॉर रेड जो होता है लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी म्यू की वैल्यू कम होगी। अब म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा, फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सही जवाब है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसका सहारा लिया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसका सहारा लिया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका सहारा थोड़े लिया, वो तो ओरिजिनल फार्मूला है। तो हम लोग बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड वन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो इसका मतलब हुआ है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है कितना होगा, और म्यू की वैल्यू आपको दे दिया 1.5। तो ऐसे केस में हम जानते हैं 1 फोकल लेंथ जो होता है इंटू म्यू -1 R होता है, तो 2 हो जाएगा। म्यू की जगह पे
1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपन फोकल लेंथ है ना, आर की जगह कितना 20 सेंटीमीटर, तो 1 अपन फोकल लेंथ 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो होगा वो 20 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हमको इतना ताम झाम करने की ज़रूरत थी ही नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही बराबर होता है। तो चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलिए, तो ये बात हो गई। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज कितना, तो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर कितना है, पावर पूछ रहा है ना, पावर पूछ रहा है, फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, तो बच्चों पावर होता है वो अपना 100/20 वाला लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस 1.5 है इक्वल इतना पावर ऑफ लेंस इज कितना। तो बच्चों सबसे पहली बात कि अगर म्यू की वैल्यू देखिए 1.5 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि फोकल लेंथ भी होगा 20 सेंटीमीटर। और इस केस में जब पावर लिखोगे तो वो 100/20 लिख देना, डायोप्टर लिख देना, आंसर तुम्हारा 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस तो डायोप्टर होता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस है इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, पावर ऑफ लेंस अभी अभी देखा था, क्वेश्चन रिपीटेड है, 5 डायोप्टर आंसर आएगा। 3 लेंसेज जिनका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है, आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो ऐसे केस में हम जानते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/ कितना f3 होता है, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, और बच्चों एलसीएम तो 60 आएगा, तो यहाँ आपको 3 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/60, ये 10 बार में जाएगा, इसका मतलब हुआ f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, का मतलब ऑप्शन नंबर सी। कटिंग द लेंस, अगर आप एक लेंस को बीच में से ऐसे काट देते हैं तो बच्चों मैंने कहा था ना पावर आधा हो जाएगा, तो पावर आधा हो जाएगा, और पावर आधा होगा तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे काटेंगे तो इससे कोई असर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि मोटाई पे असर नहीं पड़ा, और अगर मोटाई पे असर नहीं पड़ा तो पावर पे भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पावर भी पी रह जाएगा, फोकल लेंथ एफ रह जाएगा। अब अगर इन दोनों टुकड़ों को अगर हम सामने रख दें तो यहाँ क्या हुआ, मोटाई डबल तो पावर भी डबल। ठीक है, एक का पी था, एक का पी था, ओवरऑल 2p हो जाएगा, क्योंकि मोटाई डबल है, पावर भी डबल। अब पावर डबल तो फोकल लेंथ आधा। लेकिन अगर हम ऐसा उल्टा करके रख दें तो यहाँ पावर एक्चुअली 0 हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि ये अपने बेस की तरफ मुड़ेगा, ये अपने बेस की तरफ मुड़ेगा, और ओवरऑल पावर 0 हो जाएगा ना, मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -5 डायोप्टर एंड +5 सॉरी, तो मतलब दो, जाहिर सी बात है कि एक का है -15 डायोप्टर और इसी के साथ एक और रखा गया है 5 डायोप्टर। तो पहले तो P इक्विवेलेंट निकाल लो, तो वो हो जाएगा P1 + P2, सीधा सीधा जोड़ोगे, और बच्चों सीधा सीधा जोड़ोगे तो -10 डायोप्टर आएगा। अब आप जानते हैं कि फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ जो होगा F इक्विवेलेंट जो होगा 1/P इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/-10, और डायोप्टर का मतलब 1/ मीटर होता है, डायोप्टर का मतलब 1/ मीटर होता है। अब ये मीटर कूद के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.1 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। पावर ऑफ 2 लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट इज ऑब्वियसली P1 + P2, ये हो जाएगा। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम, तो बच्चों ये तो बहुत फालतू सवाल है। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो याद रखना बच्चों, रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसमें जैसे रे ऑफ लाइट अगर इधर से आता है, सफ़ेद लाइट आता है, तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है वॉयलेट, और सबसे कम मुड़ता है कौन सा, रेड। अब यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से रेड जाएगा इधर और वॉयलेट जाएगा इधर। ठीक है, अब ये वॉयलेट इधर से निकलेगा और ये रेड इधर से निकलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको रेनबो के रूप में दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या क्या है, डिफ्रैक्शन नहीं है, स्कैटरिंग नहीं है, रिफ्रैक्शन तो है और डिस्पर्सन भी है, तो ये दोनों हो जाएगा। रिफ्रैक्शन भी तो हुआ है,
लेकिन अगर कोई एक चाहिए तो हम डिस्पर्सन दिखाएंगे। अगर सिंगल करेक्ट होगा तो हम डिस्पर्सन दिखाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो बहुत जगह होता है लेकिन रेनबो हर जगह थोड़े बनता है। तो रेनबो के बनने के लिए वाइट लाइट का टूटना जरूरी है, और वाइट लाइट टूटता है तो उस प्रोसेस को हम डिस्पर्सन कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी इमेजेस, अब देखिए आप रेज को भेजिए, तो रेज को आपने यहाँ से भेजा, फिर यहाँ से भेजा, है कि नहीं, फिर यहाँ से भेजा, फिर यहाँ से भेजा। अब इसे पूछेगा तो क्या बोलेगा, म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 म्यू, और ये लोग बोलेगा म्यू3 म्यू4 म्यू3 म्यू4 म्यू। टोटल कितने आंसर्स आपको मिल रहे हैं? सिर्फ 2। कुछ लोग म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 कर रहे हैं, और कुछ लोग म्यू3 म्यू4 म्यू3 म्यू4 म्यू3 म्यू4 कर रहे हैं। तो 2 ही आंसर मिल रहा है, तो 2 नंबर ऑफ इमेज होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। टू ऑब्टेन द रियल इमेज ट्वाइस द साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई लेंथ फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना। अब देखो ध्यान से बच्चों, हमको इमेज जो बनाना है ट्वाइस द साइज बनाना है, रियल बनाना है। तो बच्चों रियल इमेज तो उल्टा होता है, यानी मैग्निफिकेशन आपको लेना होगा -2। रियल इमेज उल्टा बनता है, और ट्वाइस द साइज का मतलब हुआ -2, ठीक। ये फिर कह रहा है कि दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अरे कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे। एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, आपसे u की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है f/f + u होता है। तो मैग्निफिकेशन की जगह पे आप -2 रखें, f की जगह पे आप 20 रखें, f की जगह आप 20 रखें, u की जगह रहने, तो ये इधर जाएगा -40 बनेगा, और ये -2u बनेगा, और इज इक्वल टू 20 होगा, ठीक। आप इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं, तो 2u इज इक्वल टू हो जाएगा 60, आई थिंक सो 60 हो जाएगा, हाँ सही है। और u इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर इज द आंसर। u है, ये म्यू गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। एकोमोडेशन, अब सुनो, हमारी आँखों में एक क्षमता होती है, जैसे हमारी आँखों का ये लेंस है, और ये हमारा आई बॉल है, और यहाँ पीछे रेटिना है, इसी पे इमेज बनेगा तो हमको चीज़ें दिखाई देंगी। अब मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट को जो है हमने कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे, तो इससे आने वाला जो रे है उसका इमेज रेटिना बनेगा, हमको ये दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे, तो इमेज भी दूर भागेगा। अब इमेज यहाँ बनेगा तो ये हमको दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई दे इसके लिए हमारा लेंस जो है थोड़ा मोटा हो जाता है। जैसे ही मोटा हुआ है, इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई तो अब वो इसको यहाँ ना कन्वर्ज करके, अब इसको वो यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, और हमको ये दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाते हैं, हम यहाँ लेके आते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को करीब लाओगे तो फिर इमेज दूर भागेगा, जिसकी वजह से इसको मोटा होना पड़ेगा, है कि नहीं, ताकि इमेज जो है फिर से यही बने। अब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आइए, ये और मोटा हो जाएगा और फिर से बन जाएगा। अब सुनो, एक ऐसा डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को हम कैपिटल D कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो अब ये मोटा नहीं होगा। इसका मतलब है इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो इमेज उधर पीछे बनेगा, और वो आपको धुंधला दिखेगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप डिफरेंट डिस्टेंस की चीज़ों को देखते हैं तो आपकी आंखों का फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, मतलब लेंस कभी मोटा होता है कभी पतला होता है। इसको बोला जाता है एकोमोडेशन ऑफ आई। और वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आपकी आंखों का लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है, उसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और उसको D से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बच्चों एक ही लेंस होता है, और ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा, तो ठीक है, इसका इमेज बड़ा बन गया तो ये आपको बड़ा दिखेगा। अब इसमें एक मैग्निफिकेशन होता है या मैग्नीफाइंग पावर। इसमें मैग्निफिकेशन, इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या हम इसको मैग्नीफाइंग पावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है फॉर रिलैक्स्ड आई कंडीशन। फॉर रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब हुआ ना कि ये जो इमेज बना है वो इनफाइनाइट पे बनेगा,
क्योंकि इनफाइनाइट की चीज़ों को देखने के लिए आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ता है, आपकी आंखें बहुत रिलैक्स्ड होती हैं। तो रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब हुआ द फाइनल इमेज शुड बी एट इनफाइनाइट, और ऐसे केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी अपॉन एफ, माइनस ऑफ डी अपॉन एफ। एक होता है फॉर स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। उस केस में जो फाइनल इमेज बनता है वो डी पे बनता है। फाइनल इमेज को हम 25 सेंटीमीटर पे बनाएंगे, बड़ा तो दिखेगा लेकिन आंखों पे बहुत जोर पड़ेगा, इसीलिए हम इसको स्ट्रेन्ड आई कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इमेज ही है, हमको कोई ऑब्जेक्ट थोड़े दिखेगा, हमको तो इमेज दिखेगा। तो इमेज अगर इनफाइनाइट पे दिख रहा है तो आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा है, इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे दिख रहा है तो आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है। इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आता है वो आता है डी अपॉन एफ प्लस 1, मतलब थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ मैग्नीफिकेशन आपको 5 गुना मिलेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, माइनस तो नहीं होगा बच्चों, सॉरी माइनस इसमें नहीं होगा क्योंकि इमेज सीधा बना है ना, तो सीधा बना है तो माइनस क्यों आएगा, ठीक है। तो इसमें मैग्नीफिकेशन अगर 5 गुना है तो इसमें मैग्नीफिकेशन 5 + 1 6 गुना आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इमेज है और सीधा इमेज है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज कितना। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले आपको पावर दिया हुआ है 12 डायोप्टर, तो आप फोकल लेंथ निकालिए। यू नो कि पावर इज इक्वल टू 1 अपन फोकल लेंथ होता है, तो ये या यूँ कहा जाए कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपन पावर हो जाएगा। तो ये 1 अपन, चाहे रहने दीजिए ना, 1 अपन फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना 12, और डायोप्टर को 1 अपन मीटर लिख लीजिए, ठीक। और आप जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो 2 होता है, एक होता है डी अपन एफ और एक होता है डी अपन एफ प्लस 1। इसी के बीच में मैग्नीफाइंग पावर जो है वो वैरी करेगा। अब आप बताइए डी की जगह आपको कितना रखना है, 25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.25 मीटर, ठीक। और 1 अपन एफ की जगह पे हम चाहें तो लिख सकते हैं 12 बाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 12 गुना 25 यानी 12/4, इट विल बी 3। यहाँ से आपको मिलेगा, अब जब d बाई एफ का आंसर 3 आया है तो d बाई एफ प्लस 1 का आंसर कितना आएगा 4। तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, इवन 3 और 4 के बीच में भी कोई होता तो वो भी आंसर होता, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि 2 लेंसेज होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के साइड में होता है, आईपीस आंख के साइड में होता है। जाहिर सी बात है आप इधर से देख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं फोकस और 2F के बीच में, ताकि जो ये इमेज बनाए वो बड़ा बनाए, उल्टा बनाए और रियल बनाए, ठीक। और इसको हम इस तरीके से रखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, या ये जो लेंस है वो इसके लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता था तो इमेज इधर बनता था, बस ऑब्जेक्ट उल्टा है तो बाकी सारी चीज़ें तो वही हो रही है ना, इमेज इधर बनेगा। तो ये आपका फाइनल इमेज हो जाता है, ठीक है, फाइनल इमेज। इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए होता है मैग्नीफाइंग पावर माइनस VO अपॉन UO, ठीक है, और D अपॉन FE। एंड फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए होता है माइनस ऑफ VO अपॉन UO और D अपॉन FE प्लस 1। अब सवाल है कि ये कैसे याद होगा। तो बच्चों याद करना बहुत आसान है, ये एक सिंपल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो सिंपल लेंस का मैग्नीफिकेशन हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है V/U, यही पढ़ा है। तो बस ऑब्जेक्टिव है तो VO/UO कर लेना। और ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई जो होगा वो हो जाएगा D अपॉन FE, एंड फॉर स्ट्रेन्ड आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा D अपॉन FE प्लस 1। अब जब 2 लेंसेज हैं और दोनों का मैग्नीफिकेशन हमको पता है तो टोटल मैग्नीफिकेशन के लिए हम मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमको चाहिए रिलैक्स्ड आई के लिए तो इसका मैग्नीफिकेशन हो गया VO अपॉन UO, और रिलैक्स्ड आई के लिए इसका मैग्नीफिकेशन हो गया D अपॉन FE, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे।
स्ट्रेंड आई के लिए चाहिए, तो इसका मैग्निफिकेशन होगा VO अपन UO, और ये रहा VO अपन UO, और इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा D अपन FE प्लस 1। माइनस साइन बस हम इसीलिए लगा देंगे क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बना है, तो ऐसा हम याद रख सकते हैं। अब समझो नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो आपका UO था ना, UO यानी ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो ऑब्जेक्ट था वो इसके फोकस के जस्ट बगल में लिखा जाए, यानी UO FO के बराबर हो जाए। और जो ये इमेज बनाएगा हम कोशिश करेंगे जस्ट इस लेंस के बगल में बनाए, मतलब ये जो VO था यहाँ से यहाँ तक जिसको आप VO बोला करते थे वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर आ जाए। तो उस केस में जैसे फॉर रिलैक्स्ड आई हमने क्या याद किया है, मैग्निफिकेशन माइनस VO अपन UO, ठीक है, और D अपॉन FE। तो हम क्या करेंगे ये बताओ बच्चों, तो माइनस VO की जगह पे हम लोग L लिख देंगे और UO की जगह पे हम लोग FO लिख देंगे और D अपॉन FE। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। एंड फॉर स्ट्रेंड आई, स्ट्रेंड आई मैग्निफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस VO अपॉन UO D अपॉन FE और प्लस 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बताइए, VO की जगह पे हम लोग L लिखेंगे तो माइनस L, और UO की जगह पे हम लोग FO लिख देते हैं और ये हो जाएगा D अपॉन FE प्लस 1, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमको खाली ऑब्जेक्टिव का इमेज बताना है। तो बाबू ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसा इमेज बनाता है, उल्टा और रियल बनाता है ना, क्योंकि रेज एक्चुअल में प्रेजेंट है तो ये रियल हुआ, तो उल्टा और रियल बनाता है। ठीक है, और एक और बात है बड़ा भी बनाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, वर्चुअल तो नहीं होगा, रियल एंड डिमिनिश्ड ये भी नहीं होगा, रियल एंड लार्ज तो ये हो जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाएगा, तो बड़ा बनाएगा, उल्टा बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा। तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर वर्चुअल है तो सीधा क्यों नहीं है, तो ये एक लेंस के द्वारा थोड़े बनाया, दो लेंस के कॉम्बिनेशन ने बनाया है, तो इसीलिए यहाँ ऐसा एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, तो उल्टा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, बात करेंगे टेलीस्कोप की। तो बच्चों टेलीस्कोप के केस में क्या होता है ना कि हम इनफाइनाइट की चीज़ को देख रहे होते हैं, तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल रेज आई और यहाँ मिली, और एक बार फिर से ये जो होगा इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसका इमेज बनाएगा इधर की तरफ बड़ा सा। ठीक है, अब इस केस में भी हम रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेंड आई देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर क्या, रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई। तो बच्चों रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ FO अपॉन FE, FO अपॉन FE। ठीक है, और स्ट्रेंड आई के लिए फॉर क्या बच्चों, स्ट्रेंड आई के लिए होता है मैग्निफिकेशन माइनस FO अपॉन FE तो होगा ही, उसमें आपको याद आ रहा है बच्चों यहाँ D अपॉन FE प्लस 1 था ना, ये थोड़ा उलट जाता है, ये FE बाई D प्लस 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा FE डिवाइडेड बाई D और प्लस कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो रिलैक्स्ड आई है, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा। स्ट्रेंड आई है का मतलब फाइनल इमेज जो होगा वो आपका D पे बनेगा, फाइनल इमेज D पे बनेगा। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, ये जो इनफाइनाइट पे इमेज बना था ना बच्चों, अब जैसे देखिए ना, इसका जो इमेज होगा मतलब इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तो इमेज जो होगा वो तो फोकस पे ही ना बनेगा, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो एक्चुअली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, और इसको भी इमेज इनफाइनाइट पे बनाना है, यानी ये जो इमेज बना है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो इसके फोकस पे होना चाहिए। इट मीन्स कि नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको हम रिलैक्स्ड आई कंडीशन कहते हैं, मैंने सॉरी रिलैक्स्ड आई कंडीशन को ही नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, उस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा FO प्लस FE, याद रखिएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस FE, और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस FO बाई FE। बस ये दो बातें याद रखिए, आगे बढ़िए। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप FO प्लस FE होगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ एनी टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो FO जो है बच्चों
वो 20 सेंटीमीटर है, एफ ई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई। माइनस एफ ओ की जगह हम 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे और एफ ई की जगह 2 सेंटीमीटर, कटेगा ये सब और 10 बार में जाएगा, आंसर आपका -10। अच्छा, माइनस साइन बता रहा है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा होगा, हमको बस साइज कंपेयर करना है। तो जो साइज होगा वो तो 10 होगा, साइज नहीं, जो आपका मैग्नीफाइंग पावर होगा, मैग्नीफाइंग पावर को m से डिनोट करेंगे ना, मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बच्चों देखो क्या है, मैं ये चीज़ तुमको समझा देता हूँ कि ये माइनस एफ ओ अपन एफ ई होता है ना, तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि ये ज़्यादा हो। अब ये ज़्यादा तभी होगा जब एफ ओ ज़्यादा होगा और एफ ई कम होगा, एफ ई जितना कम होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी इस केस में ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए, नीचे वाला कम होना चाहिए, तब ना ओवरऑल ये ज़्यादा होगा। यानी बच्चों एफ ओ शुड बी ग्रेटर देन एफ ई, एफ ओ शुड बी ग्रेटर देन क्या बताइए, एफ ई, ये हो जाएगा। द मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला याद है, माइनस ऑफ एफ ओ अपन एफ ई, उल्टा 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 उल्टा, सॉरी सॉरी, माइनस ऑफ एफ ओ अपन एफ ई हो जाएगा। आई के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारी आँख का ये जो सबसे आउटर लेयर होता है, जो कवर की तरह काम करता है, उसको बोला जाता है कॉर्निया। कहाँ लिखा है, आउटर, हाँ ये देखिए, ये है आपका कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया बोला जाता है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और आँखों का शेप जो है उसको स्फेरिकल बना के रखता है और बाहर के धूल धूप ये सब से आपको बचा के रखता है, ठीक है। उसके बाद ये लेंस होता है, लेंस, लेंस होता है जो प्रोटीन का बनता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। फिर लेंस जिन मसल्स में धसी होती हैं, ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को बोला जाता है सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स। और जब लेंस को मोटा करना होता है तो यही सीलियरी मसल्स इसको दबा देती हैं, तो लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखिए सीलियरी मसल जो है दबा रही हैं तो लेंस मोटा हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको ओपनिंग दिख रहा है वो ना खिड़की के दरवाजे की तरह है, इसको बोला जाता है आइरिस। तो ये जब ऐसे खुलता है तो ये साइज, मतलब ये जो ओपनिंग है वो बड़ा होता है और इस ओपनिंग को प्यूपिल बोला जाता है, ठीक है। तो आइरिस जब खुलेगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ेगा और ऐसा तब होता है जब हम किसी अंधेरी जगह पे जाते हैं और हमको ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, तो ये आइरिस खुल जाता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है और ज़्यादा लाइट जाता है ताकि हमको चीज़ें दिखती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बहुत ब्राइटेड प्लेस पे हैं जहाँ हमारी आँखों में कम लाइट जाएगा तब भी हमको दिख जाएगा, तो आइरिस जो है वो ऐसा सिकुड़ जाता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट जाए, ठीक है। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए ना। अगर ये कम हो जाए, फ्लूइड कम हो जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं लोगों की, ठीक है, सही है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है रेटिना और इसी पे इमेज बनेगा तो आपको चीज़ें दिखेंगी। इसको ये जो गड्ढा टाइप का इसको फोविया कहा जाता है और यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो सबसे क्लियर दिखता है। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स हैं ये ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके दिमाग तक ले जाती हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर कहीं इमेज बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया तो ये ब्लाइंड स्पॉट है, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। हाँ, लेंस और ये जो आपका रेटिना है इसके बीच में भी एक गाढ़ा सा फ्लूइड भरा होता है, उसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। तो आइरिस देखिए बड़ा हो रहा है, माने खुल रहा है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो रहा है, आइरिस बंद हो रहा है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बीमारियों के बारे में, मायोपिया। तो मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हुआ कि दूर की चीज़ नहीं दिखेगी, दूर की चीज़ नहीं दिखेगी। और इसमें होता क्या है कि जैसे ये आपकी आंखों का लेंस है और हमने कोई बहुत दूर चीज़ रखा हुआ है, दूर रख दिया, तो पता चलेगा कि वो नज़दीक ही कन्वर्ज कर गया, तो नहीं दिखेगा। तो इसके इलाज के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसके सामने एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा ताकि ये लेंस जो है वो इस रे को थोड़ा सा ऐसा डाइवर्ज करे। नहीं बच्चों, सॉरी यार, ये क्या कर दिया मैंने।
हाँ ठीक है, सही तो था, क्या है गड़बड़ है। हाँ, ये इसको क्या करे, थोड़ा सा डाइवर्ज करे, और तब जब ये कन्वर्ज करे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो याद रखिएगा, दूर की चीज़ देखने के लिए आपको कॉनकेव लेंस चाहिए, मतलब बीच में पतला होता है और साइड साइड में मोटा होता है, और ये भद्दा नहीं दिखता है क्योंकि साइड साइड में मोटा है तो फ्रेम से ढक जाता है वो, ठीक है। तो इसे दूर की चीज़ हो। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और फार साइटेडनेस का मतलब हुआ नज़दीक की चीज़ नहीं दिखेगी, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखेगी। और इसके इलाज के लिए हम लोग ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके आंखों का लेंस है और हमने कोई चीज़ बहुत नज़दीक ला के रख दिया, तो वो क्या करेगा कि उसका इमेज इधर पीछे बना देगा। तो हमको क्या करना है, उसको वापस बुलाना है, यानी इस लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने हम एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये कन्वर्ज करेगा, थोड़ा सा ये ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ हम एक लेंस रख देते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये कन्वर्ज करेगा, थोड़ा सा ये कन्वर्ज करेगा और यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हमको नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रही है तो वो हमको कॉन्वेक्स लेंस लेना है, वो भद्दा दिखता है, बीच में मोटा होगा, साइड साइड में पतला होगा, ठीक है। और ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है ना कि अगर कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो वर्टिकल लाइंस को अगर आप देखिएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ढंग से नहीं दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस पर फोकस करिएगा, वर्टिकल लाइन ढंग से नहीं दिखेंगी। और ये होता है कॉर्निया के शेप के बिगड़ जाने से। जैसे कॉर्निया को स्फेरिकल होना चाहिए ना, लेकिन कॉर्निया अगर शेप में बिगड़ गया, ऐसा हो गया, तो जाहिर सी बात है लेंस और रेटिना के बीच का गैप घट सकता है, तो इससे इमेज ढंग से फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता है, ऐसा सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता है, याद रखिएगा। एस्टिग्मेटिज्म के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया का मतलब हुआ कि दूरी भी खराब है और नज़दीकी भी खराब है। तो उसके लिए जो लेंस बनता है ना बच्चों, वो ऐसा बनता है, यहाँ पे रहेगा कॉन्वेक्स और ये रहेगा कॉनकेव। अब किसी को अगर दूर देखना है तो ऊपर से देखेगा, यानी कॉनकेव से देख लेगा, और किसी को नज़दीक का देखना है तो यहाँ से देख लेगा। तो इसको प्रेस बायोपिया बोला जाता है, दोनों खराब होता है इसमें, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कौन सा आई डिफेक्ट रिमूव किया जाता है, तो नज़दीकी वाला। नज़दीकी का मतलब फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस का मतलब हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गया ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो फार साइटेडनेस ना तो हाइपर मेट्रोपिया, इसी में से कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया हुआ है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो कॉनकेव पहनना पड़ेगा उसको। अच्छा, पूछ रहा है कि मायोपिया में क्या होगा, तो हमको अच्छा कैन सी ऑब्जेक्ट एट नियर डिस्टेंस, मतलब मायोपिया हुआ है का मतलब दूर का नहीं दिखेगा लेकिन नज़दीक का देख सकता है, तो ये हो जाएगा। ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। अच्छा, ये मैं अभी क्लियर करूँगा, फिलहाल याद रखिए स्कैटरिंग की वजह से। द लेंस विच इज़ यूज टू रिमूव द शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है का मतलब वो हमको कॉनकेव लेंस पहनना चाहिए। सिलिंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म के लिए यूज होता है। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना विच टाइप। तो बच्चों कहने का मतलब है कि जो भी इमेज फॉर्म होता है वो रियल ही ना होगा, क्योंकि रियल इमेज को ही हम किसी स्क्रीन पर उतार सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी रे एक्चुअल में प्रेजेंट है तो रियल होगा, रियल होगा तो उल्टा होगा, तो हमको रियल और उल्टा इमेज बनता है। हाँ, दिमाग तक जब वो पहुंचता है तो दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो उसको सीधा करके दिखाता है, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें सामने सबका इमेज उल्टा बनता है हमारे रेटिना पे, ठीक है। प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म, देखो रेनबो 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी रेनबो जो होता है ना, याद रखना प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि वायलेट थोड़ा ज़्यादा मुड़ा, रेड बेचारा थोड़ा कम मुड़ा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होता है,
तो रिफ्लेक्शन होता है तो रेड यहाँ जाएगा, वॉयलेट यहाँ जाएगा, और फिर वॉयलेट ऐसे निकल जाएगा और रेड ऐसे निकल जाएगा। तो इससे जो रेनबो बनेगा, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ वॉयलेट होगा, फिर इंडिगो, ऐसा करके यहाँ रेड बनेगा। इससे जो बनेगा उसको प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी। सेकेंडरी रेनबो जो बनता है, सेकेंडरी रेनबो के केस में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। अब कैसे होता है वो समझाता हूँ। ये देखो, एक ये हुआ, फिर वॉयलेट तो ज़्यादा मुड़ेगा, तो बच्चों देखिए वॉयलेट थोड़ा ज़्यादा मुड़ा, रेड थोड़ा कम मुड़ेगा, तो रेड तो थोड़ा कम ही मुड़ा। फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो वॉयलेट जो होगा वो कहीं यहाँ जाएगा, और रेड बेचारा जो है वो कहीं यहाँ जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन होगा, अब वॉयलेट जो होगा वो यहाँ जाएगा, और बेचारा रेड जो होगा वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये वॉयलेट इधर से निकल गया और रेड बेचारा इधर से निकल गया। तो यहाँ से जो रेनबो आपको दिखाई देगा वो सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी रेनबो 1 बार के रिफ्लेक्शन से बनता है, सेकेंडरी रेनबो 2 बार के रिफ्लेक्शन से बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हुआ कि हमको नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रही है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब देखो बच्चों क्या होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में सूरज से आने वाला लाइट जब एंटर करता है ना, तो एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स है इस लाइट को बिखेर देती हैं, इधर उधर बिखेर देती हैं, इसी को स्कैटरिंग बोला जाता है, ठीक। अब देखिए स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगी। अब आप जानते हैं कि रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, यानी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी वॉयलेट की, उसके बाद ब्लू, ये सब की होगी, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी, तो बच्चों रेड कलर की होगी, ठीक है। अब हमको आसमान ब्लू क्यों दिखता है, तो अब जैसे मान लीजिए कि इधर से सनलाइट आया, अब ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कलर्स को बिखेरेंगे, तो सबसे ज़्यादा किसको बिखेरेंगे, वॉयलेट को, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, येलो को बिखेरेंगे, बाकी ऑरेंज, ग्रीन, रेड जो है वो बिना बिखरे हुए सीधा चला जाएगा। तो बताइए आसमान में कौन सा कलर बिखरा हुआ है, जो कलर बिखरा हुआ है आसमान हमको उसी कलर का दिखेगा, तो वही इंडिगो, ब्लू, रेड कह रहा हूँ, वॉयलेट। अब इसमें हमारी आंखें जो है ब्लू कलर के टुवर्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जैसे बहुत सारे कलर अगर यहाँ रखे हुए हैं, तो अगर हम देखें तो किसी एक कलर पर हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस जाता है, तो ब्लू कलर के टुवर्ड्स हमारी आंखें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए आसमान हमको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। सूरज हमको सुबह शाम रेड क्यों दिखता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि सुबह और शाम में, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, तो सुबह में सूरज यहाँ होता है और हम यहाँ हैं, तो सनलाइट को ना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है एटमॉस्फेयर में, जबकि दोपहर में सनलाइट को कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो होता क्या है कि यहाँ वॉयलेट स्कैटर कर दिया गया, फिर ब्लू कर दिया गया, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, है ना, येलो, फिर ऑरेंज, और करते करते लास्ट तक आपकी आंख तक बस रेड पहुंच पाता है, इसीलिए हमको रेड कलर का दिखता है। जबकि दोपहर के समय में वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो ये सब तो स्कैटर हो गया, लेकिन ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये आपकी आंख तक पहुंचेगा, और हमारी आंखें अगर हम इधर देखें तो येलो के टुवर्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए हमको थोड़ा येलोइश टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। वाइट कलर ये छोड़ दो, नहीं पूछेगा। डेंजर सिग्नल को रेड क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, तो रेड कलर बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए। रेनबो तो मैंने लगभग बता ही दिया आपको, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। चलिए वेव ऑप्टिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।